यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारे पेपर नंबर फर्स्ट, जो हमारा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है कम्युनिकेशन की बुक में, तो उसके एक नए टॉपिक को आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वो हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 7 C's एंड 4 S पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है और क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। अब जो है आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। उन प्रिंसिपल्स को अगर हम जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं, तो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द बिटवीन द टीचर या बिटवीन द स्टूडेंट्स, एक ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपने यहाँ पे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ना है वो तो हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टीचिंग के लिए, ठीक है ना। यहाँ कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई बिजनेस कन्वर्सेशन की बात नहीं हो रही है। जनरली हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं कि टीचिंग जो है, टीचिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन का क्या रोल है। ओके, अब टीचिंग में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टीचर जो है वो क्या करता है, टीचिंग करता है, और जो स्टूडेंट होता है जिसको प्यूपिल भी बोलते हैं, तो वो जो है वो क्या करता है, लर्निंग करता है। तो टीचर जो है वो जब टीचिंग करेगा तो टीचिंग करके टीचर ये चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को मैं क्या कर दूं, मॉडिफाई कर दूं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पहले आपको कोई चीज की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब हम आपको ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, आपको नॉलेज इंपार्ट करेंगे, और नॉलेज इंपार्ट करके स्टूडेंट के बिहेवियर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ रहे हो। जैसे मान लो पहले क्या था कि सभी लोग बोलते हैं कि धरती जो है वो चपटी है, ठीक है, धरती जो है वो क्या है, चपटी है। तो सभी लोगों ने यही बात मानी। फिर एक पर्सन आया और उसने बोला कि नहीं भाई धरती चपटी नहीं है, धरती जो है वो क्या है, गोल है। तो लोगों का जो विश्वास था पहले, लोग, अब देखो हम खड़े तो हम यही मानते कि जो सतह है बिल्कुल क्या है, चपटी है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने जो है वो इस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर खोज करी और खोज करके ये पाया कि धरती जो है वो चपटी नहीं है, धरती जो है वो क्या है, गोल है। उसी तरीके से अब जब उन्होंने ये बताया कि धरती गोल है, तो हमारा जो बिहेवियर था, हम एक चीज के लिए हमारी जो परसेप्शन थी वो क्या थी कि धरती जो है वो क्या चपटी है, लेकिन उन्होंने बोला धरती क्या गोल है। तो क्या हमारा बिहेवियर, क्या हमारी परसेप्शन, क्या हमारे बिलीफ चेंज हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो ये जो चीज हुई है इसी को बोलते हैं टीचिंग। अब टीचर ने टीचिंग कर दिया, हमको बता दिया कि धरती जो है वो क्या है, गोल है, और लर्नर ने लर्निंग कर लिया, जो लर्नर था, जो स्टूडेंट था, उसने लर्निंग कर लिया। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, टीचर ने अपने आइडियाज को, अपने थॉट प्रोसेस को प्रोवाइड किया किसको, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने उसको क्या किया, अंडरस्टैंड किया। समझना दोनों बातों में क्या फर्क है। अब ये अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरे की बात समझना, यही तो कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता, पहले ये बताइए। हाँ सर, कम्युनिकेशन में, हाँ आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली हम लोग जो है अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का काम करते हैं और दूसरे के आइडिया और दूसरे की फीलिंग्स को समझने का काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन में दोनों चीजें आती हैं। यस, तो बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव अगर बनाना है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है जो अपने को फॉलो करने हैं, और अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिकली जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो उन्हीं को पढ़ना है अपने को। यहाँ पे टोटल मिला के 4 तरह के प्रिंसिपल्स है, वो पढ़ेंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है, सिंक्रोनस मीडिया, असिंक्रोनस मीडिया, ठीक है, पैराफ्रेजिंग हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, इनके बारे में सारा का सारा टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके जी, लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जून 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है या दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो कंप्लीट पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उनकी जो है वो कंप्लीट कोचिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपको कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर पे बैठे बैठे आपको जो है वो सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल के ऊपर जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एम स्मार्ट अकेडमी, उसको डाउनलोड करना है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको पेपर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के कॉलम मिलेंगे और आपको सारी वीडियोस उनके अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। हर यूनिट के अंदर, जैसे अभी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका अलग से एक हमने जो है वो फोल्डर बना रखा है। फिर हम टीचिंग पढ़ेंगे, उसका अलग से फोल्डर है। एलआर पढ़ रहे हैं, उसका अलग से फोल्डर है। डीआई पढ़ोगे, अलग से फोल्डर है। तो हर एक
टॉपिक जो है वो आपको विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो मिलेगा। प्लस में सारी किताबें जो है, ये किताब है पेपर नंबर 1 का, इस तरीके से किताब है पेपर नंबर 2, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है या मैनेजमेंट है तो इस तरीके से किताबें हम लोग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। 10 किताबें टोटल पेपर 1 की, 10 किताबें टोटल पेपर नंबर 2 की हम आपको आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो घर पे बैठे बैठे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, घर पे बैठे बैठे सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और क्वेरी के लिए अगर कोई क्वेरी वैसे तो अराइज नहीं होगी, फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए अलग से नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी भी सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। प्लस रिवीजन के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके घर पे बैठे बैठे। अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो क्या है सर? टॉपिक का आज का नाम जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो जी, प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले समझना, टीचिंग के अंदर टीचिंग क्या है सर? टीचिंग बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस है। टीचिंग जो है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर जो है वो क्या करता है? वो टीचिंग करेगा। तो टीचर जो है वो तो क्या करेगा? टीचिंग करता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट होता है या प्यूपिल होता है वो क्या करता है? लर्निंग करता है। क्या करता है? लर्निंग करता है। तो यहां पे टीचर जो है वो क्या करेगा? टीचिंग करके, और स्टूडेंट के बिहेवियर को जो है वो क्या करता है? चेंज करता है। टीचर जो है वो क्या करेगा? टीचिंग करेगा, टीचर पढ़ाएगा और पढ़ा के स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको क्या कर देगा? पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके, अब चेंज करने के लिए वो क्या करेगा? बेसिकली अपने आइडियाज शेयर करेगा, अपने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। और ये सब जनरली कहां पे होगा? क्लासरूम में। कहां पे होगा? क्लासरूम में। पहले इतना समझो, टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को जो है वो क्या करता है? चेंज करता है, उसको नॉलेज इंपार्ट करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, उसको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उसको अपने कुछ आइडियाज बताएगा, अपने कुछ फीलिंग्स बताएगा, अपने कुछ बिलीफ जो है वो उनको बताने का काम करेगा। और ऐसा करके वो क्या करेगा? स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करेगा। ये सब वो जनरली कहां पे करेगा सर? क्लासरूम के अंदर करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये इंस्ट्रक्शन, ये नॉलेज, ये सब कैसे प्रोवाइड करवानी है? तो इनको प्रोवाइड करवाने के लिए टीचर जो है वो क्या करता है? किसका? कम्युनिकेशन का सहारा लेगा। और लर्नर इन सब चीजों को समझने के लिए क्या करेगा? कम्युनिकेशन का सहारा लेगा। तो बीच में जो है वो क्या आ गया? कम्युनिकेशन आ गया, संवाद आ गया। और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से टीचर अपनी बात बच्चों को समझाएगा और बच्चे टीचर की बात को क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे। और ऐसा करके टीचर का टीचिंग वाला काम पूरा, लर्नर का लर्निंग वाला काम पूरा हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली कम्युनिकेशन का सहारा ले रहा हूं। मैं ओरल कम्युनिकेशन आपके जरिए आपके साथ में मैं कर रहा हूं और ऐसा करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं और समझ के और आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं। यही तो कम्युनिकेशन है। यस सर। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो सब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने वाला काम हो गया, ये हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। और ये जब आप कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे ना, टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए, टीचिंग करने के लिए जब आप कम्युनिकेशन सहारा लेंगे, ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? ये इफेक्टिव तब होगा जब बेसिकली जो बात टीचर समझाना चाह रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट उस बात को उसी तरीके से समझे। दैट मींस कि शेयर्ड मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेयर्ड मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि जिस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसी कंटेक्स्ट के अंदर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये बेनिफिशियल तब होगा जब इसको इफेक्टिवली क्या किया जाएगा? प्रोवाइड। इसको किसको? कम्युनिकेशन को या इंस्ट्रक्शन को जब आप इफेक्टिवली प्रोवाइड करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से जब आप प्रोवाइड करोगे तो फिर इसको जो है वो मान लिया जाएगा कि हमने हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग जो है वो क्लासरूम के अंदर क्या करेंगे? इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करें। क्या करें? इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। और क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास में जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मैक्सिम्स हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या करना होता है? फॉलो करना है। तो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स की बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम लोग हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है वो क्या बनाएंगे? इफेक्टिव बनाएंगे। कुछ बातें जो है वो स्टूडेंट के लिए हैं, कुछ बातें टीचर के लिए हैं, कुछ बातें मैसेज के लिए हैं, कुछ बातें इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो सब है। एक एक करके पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप अपनी बुक में आ जाइए। अपने बुक के अंदर जो है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप आ जाओ। देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलता है इफेक्टिवनेस जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का वो डिपेंड करता है 5 मेजर फैक्टर पे। एक क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा सबसे पहले तो टीचर पे, टीचर के ऊपर, क्योंकि टीचर जो है वो कम्युनिकेशन की शुरुआत करेगा, टीचर बताएगा, अपने आइडियाज को शेयर करेगा, अपनी नॉलेज को शेयर करेगा। किसके साथ करेगा? स्टूडेंट के साथ करेगा। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा जो है वो एलिमेंट है क्योंकि उसी के बिहेवियर को क्या करना है? चेंज करना है। ओके, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मैसेज। मैसेज वो है जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमको जो है वो क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है, जो नॉलेज हमको प्रोवाइड करनी
करनी है वो क्या है, वो मैसेज है। जो बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, मैसेज। अब उस मैसेज को कैसे पहुंचाना है उसके लिए आएगा इंस्ट्रक्शन मेथड एंड मीडिया, जिस मीडिया का हम लोग जो है वो क्या लेंगे, सहारा लेंगे अपने मैसेज को पहुंचाने में। टीचर इस मैसेज को, टीचर बेसिकली अपने मैसेज को स्टूडेंट तक पहुंचाने में सहारा लेगा किसका, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का। और फिर ये सब जो है, जो ये पूरा एंटायर कम्युनिकेशन है वो एक एनवायरनमेंट में किया जाएगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था ये सब। तो बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए बेसिकली आपके पास में टोटल मिला के 5 मेजर फैक्टर हैं। सबसे मेन फैक्टर तो है आपका टीचर जो नॉलेज इंपार्ट करेगा, फिर स्टूडेंट जो नॉलेज को एक्वायर करेगा, फिर मैसेज जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड जिस मेथड के जरिए नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज नोन एज द इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, और फिर आएगा आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के उनको डिस्कस करेंगे 4 हेडिंग में। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है प्रिंसिपल फॉर टीचर। टीचर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है जो बातें टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब ये प्रिंसिपल बेसिकली वो सब कंपोनेंट या वो सब बातें जो टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए वो है। पहले नंबर पे जो है वो क्या बोलता है, द टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटी। नंबर 1, डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जब अब देखो, आप भी कुछ समय के बाद में टीचर बनने जा रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जाएगा, देन आप पीएचडी करेंगे, देन उसके बाद में आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, या नेट होने के बाद भी आप डायरेक्टली कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले काम जो है वो ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज गेन कर लिया और चाहो पढ़ाने चले जाओ, नहीं। सबसे पहला काम यह है कि आप अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। आप सबसे पहले यह देखेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, अपने बारे में एक धारणा बनाना, उससे बहुत सारी आपको जो है वो क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज आप कर सकते हैं और क्या चीज आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टीचर के लिए बोलते हैं भाई, टीचर जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक परसेप्शन बनाएगा किसके बारे में, सराउंडिंग के बारे में। जैसे मैंने यहां पे लिखा, हाउ वी परसीव आवर बिहेवियर। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हम अपने बिहेवियर को कैसे परसीव करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में एक धारणा क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से अपने बिहेवियर को, अपनी एबिलिटी को, अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं एक अच्छा दोस्त हूं, तो आप अपने बारे में क्या, एक क्वालिटी है ये बेसिकली आपकी, तो आप अपने बारे में ये बोलो कि मैं एक अच्छा दोस्त हूं, तो ये क्या है, बेसिकली आपने अपनी एक धारणा बना ली है, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो सबसे पहला काम जो है वो तो क्या है कि आप अपने बारे में एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और परसेप्शन बनाएंगे सराउंडिंग के बारे में। दिस रिक्वायर एनालिसिस ऑफ वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके लिए आप जो है वो अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जो है वो क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। अगर आप में कुछ वीकनेस है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करोगे और किसी भी तरीके से आप अपने वीकनेस को क्या करोगे, दूर करोगे। एंड एफर्ट्स टू रियलाइज वन पोटेंशियल, और कोशिश करोगे जो भी आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है उसका पूरा जो है वो क्या करेंगे, आप उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम टीचर के लिए जो है वो क्या है कि टीचर जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, अपने बारे में धारणा बनाएगा। धारणा बनाने का मतलब ये है कि वो अपने एनालिसिस करेगा, सेल्फ का एनालिसिस करेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और स्ट्रेंथ है तो उनको और मजबूत करेगा, और अगर कोई वीकनेसेस है तो उसको जो है दूर करने का प्रयास करेगा। फिर दूसरे नंबर पे आपको जो है वो क्या, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है क्लासरूम के अंदर, संवाद अगर आपका अच्छा हो बच्चों के साथ में, तो सबसे मेन ये है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी, पूरी दक्षता होनी चाहिए, पूरी निपुणता आपकी जो है उस कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो बोलते हैं डिजायर टू एक्वायर नॉलेज इज ए मस्ट फॉर द टीचर। इन अदर वर्ड्स ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कुछ वर्ड्स बोले थे, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, मतलब ऐसे जियो कि जैसे आप कल ही मरने वाले हैं, एंड लर्न, और इस तरीके से सीखो जैसे आप पूरी जिंदगी जो है वो जीने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि टीचर को कभी भी ये नहीं, अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई बस इतना ही था, मैंने तो बस सीख लिया। नहीं, आपको एकदम हर कॉन्सेप्ट को जो है टू द एंड तक जो है वो आपको पहुंचना है। इसीलिए ना कभी भी आप देखना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े टीचर है, वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं, आप देखना उनकी, आप कभी इंटरव्यू देखिएगा तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट का ज्ञाता हूं या मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको ये पढ़ाने आया हूं। नहीं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने आया हूं। ठीक है ना, मेरे पास कुछ नॉलेज है वो आपको मैं शेयर करूंगा, और आपकी नॉलेज से मैं और भी चीजें जो है वो क्या करूंगा, सीखूंगा। इसका मतलब कभी भी आपको अपनी जो नॉलेज है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि बस इतना ही था, मैंने सब सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी अगर आपको लेके आनी है तो उसके लिए कि आपको हमेशा ही जो है वो क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करते रहना
चाहिए। तो बोलते हैं ए टीचर शुड मेक एफर्ट टू रिमेन अपडेटेड। तो उसके लिए क्या है कि आपको हमेशा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या होना है, अपडेट होना चाहिए। ठीक है, हर एक जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे उसके बारे में जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाय इंडिपेंडेंट रीडिंग, आपके अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो रीड आउट करें, बेसिकली आप पढ़ें। फिर पार्टिसिपेशन इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अटेंड करें क्लास फॉर प्रोफेशनल टीचर एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप होती है जो आपकी नॉलेज को और एनहांस करती है, तो आपको वो सब अटेंड करने चाहिए। डिस्कस सब्जेक्ट रिलेटेड इशू एंड प्रॉब्लम विद अदर कलीग और सीनियर एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी क्या हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। तो सेकंड जो प्रिंसिपल है, जो क्वालिटी है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, वो क्या कि टीचर जो है वो प्रोफिशिएंसी लेके आएगा किसमें, सब्जेक्ट मैटर में जो भी वो पढ़ा रहा है। तीसरा, अंडरस्टैंड द लर्नर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास में नॉलेज है और आपने वो नॉलेज बच्चों को इंपार्ट करनी है, बट द क्वेश्चन इज कि बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज कितनी है। अब आप तो एकदम जो है वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप एकदम एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज जो आपने उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, बट उन्होंने उस कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर तो आप कैसे नॉलेज को इंपार्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल पहले बेस बताना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल पे आप आराम आराम से आएंगे। तो उसी के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपको अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा आपके स्टूडेंट का जो है वो उनमें क्या कैपेबिलिटी है या कितना उनको जो है वो नॉलेज है, जिसके बेस पर आप अपने टीचिंग को जो है वो क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। तो बोलते हैं ए टीचर शुड ट्राई, टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो कलेक्ट करे एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एज ही और शी कैन। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। आप जो है बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लर्निंग स्टाइल बच्चों का कैसा है, बच्चे बोल बोल के सीखते हैं या लिख लिख के सीखते हैं, आपको ये देखना चाहिए। कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है उनका, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इस सब के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। ए टीचर शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। और टीचर को यह हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक बच्चा और दूसरा मतलब दो बच्चे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग जो स्टाइल है वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। आपके हाथ में जो 5 उंगली है जब यही बराबर नहीं है, एक अंगूठा और 4 उंगली यही जब बराबर नहीं है, ठीक है ना, एक बड़ी है एक छोटी है, तो फिर अलग अलग जो दो बच्चे हैं उनका स्टाइल कैसे सेम हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा कभी भी। तो आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको समझना चाहिए और हर स्टूडेंट के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समझदार के हिसाब से आप पढ़ाना शुरू करो, या आप कोई स्टूडेंट है मान लीजिए कोई जिसका ज्ञान थोड़ा कम है और टीचर बोलते भाई ये तो डफर है, उस तरीके से आप उनको सबको पढ़ाना शुरू करो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इंडिविजुअल बेसिस का जो है वो क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो लर्नर्स हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करें और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो क्या करेंगे, अपना जो प्लान बनाएंगे, जो टीचिंग प्लान आप बनाएंगे वो प्रिपेयर करेंगे। फिर डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब आपको नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको जो है वो बताना नहीं आ रहा है ढंग से, तो उस नॉलेज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहां पे बोलता है कि आपको इफेक्टिव टीचिंग स्किल जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप करनी चाहिए, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन स्किल कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसे एक्वायर की जा सकती है, ट्रेनिंग से, ठीक है, एंड प्रैक्टिस है। ट्रेनिंग के लिए बेसिकली बीएड कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो वो कोर्स करते हैं या मास्टर्स के बाद जो है वो बच्चे कोर्स करते हैं, बेसिकली उसके अंदर यही होता है कि कैसे कैसे पढ़ाना है, ये सब सिखाया जाता है। ए टीचर कैन रिकॉर्ड हिज और हर ओन ऑडियोज। अब टीचर को यहाँ पे बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमने भी ऐसे किया, शुरुआत में जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट करना था तो पहले हम लोगों ने खुद के ऑडियोज जो है वो हमने रिकॉर्ड करे, खुद के वीडियोस को रिकॉर्ड किया, खुद देखा कि इसमें क्या क्या कमी आ रही है, अपने दोस्तों को दिखाया, वहां से हमने देखा, जो हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे हमारे स्टूडेंट्स को हमने दिखाया, तो वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होती है, निकल के आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, टीचर को रिकॉर्ड करना चाहिए हिज और हर ऑडियो एंड एनालाइज करना चाहिए उसको फॉर आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द स्पोकन लैंग्वेज। ही और शी शुड रिमेन ओपन फॉर फीडबैक फ्रॉम कलीग, सुपीरियर एंड स्टूडेंट। अब अगर आपके कलीग ने या आपके सुपीरियर ने बोलते हैं कि यार अच्छा नहीं था, तो ऐसा नहीं कि चिढ़ के बैठ जाओ, नहीं, आपको उसमें क्या करना है, सुधार करना है। फिर उसके बाद में है नॉलेज अबाउट द पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। एंड्रागोजी जो है वो क्या होता है, जो मतलब ये टीचिंग एंड मेथड एंड प्रैक्टिस फॉर टू टीच द एडल्ट लर्नर। बड़े बच्चों को पढ़ाने की जो कला होती है, बड़े बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, वो सब कहां दिया है, वो एंड्रागोजी में दिया हुआ है। और पेडागोजी के अंदर बेसिकली जो है वो बताया जाता है मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली छोटे बच्चों को किस तरीके से आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो सब दिया गया है कहां, पेडागोजी में। और बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सब मेथड्स, उनके बारे में जो है वो चर्चा की गई है, या पूरी फिलोसफी की चर्चा की गई है कहां, एंड्रागोजी में। ओके, तो आपको नॉलेज होना चाहिए
चाहिए पेडागोजी का भी एंड्रागोजी का। मतलब सिर्फ अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी अगर आपको है उससे काम नहीं चलने वाला, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पढ़ाना किस तरीके से है। तो बोलते हैं अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज होगा तो ये आपको अनेबल करेगा टीचर को कि आप प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, डिलीवर एंड इवेल्युएट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड अपॉन द साउंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड देयर बाय प्रमोट लर्निंग अमंग द स्टूडेंट। तो जब आपको ये मालूम होगा कि पढ़ाना कैसे है, आपको नॉलेज तो है लेकिन उसको इंपार्ट कैसे करना है, ये सब चीजें आपको इन सब से जो है वो क्या होंगी, रिसीव होंगी, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर अडॉप्ट द फ्लेक्सिबल अप्रोच, कभी भी आपको जो है वो रिजिड नहीं होना है। आप जो अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कभी भी आप रिजिड नहीं होंगे, आप हमेशा जो फ्लेक्सिबल अप्रोच को जो है वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ये हेल्प करेगा इन मॉडिफाई करने में इंस्ट्रक्शन एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, कभी भी आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है, ठीक है, हमेशा क्या रहे, ऑब्जेक्टिव रहे। बेसिकली आपको कोई भी पक्षपात नहीं करना है। तो टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट इक्वल, आपको हमेशा सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना है एंड नॉट गिव एनी प्रेफरेंस, और किसी भी स्टूडेंट को जो है जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर कभी भी आप प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो ये सब चीजें जो है ये सब है बेसिकली प्रिंसिपल्स फॉर टीचर के लिए, कि अगर एक टीचर जो है वो इन सब प्रिंसिपल्स को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, तो क्लासरूम का कम्युनिकेशन बहुत ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और बच्चों, क्योंकि देखो अगर आप भेदभाव करोगे तो बच्चा आपसे पूछेगा ही नहीं, जिस बच्चे के साथ भेदभाव कर रहे हो भाई वो पूछेगा नहीं तुमसे, वो चुपचाप बैठ जाएगा। लगेगा आपको कि डिसिप्लिन मेंटेन है लेकिन वो उसका ध्यान ही नहीं होगा, वो चुप तो बैठा रहेगा लेकिन वो पढ़ाई के ऊपर उसका फोकस नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ बातें हैं जो टीचर को टीचिंग करने से पहले समझनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और यही सब चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। किसके लिए, टीचर्स के लिए। कि क्लासरूम में अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना के रखना है, इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आप जो समझा रहे हैं बच्चा उसको उसी कंटेक्स्ट में समझे, तो उसके लिए ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद में अब आएंगे जी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स किसके लिए, मैसेज डिजाइन के लिए। मैसेज डिजाइन का मतलब वो ऑब्जेक्टिव जिसको आपने पूरा करना है, आपका इंस्ट्रक्शन जो आपने प्रोवाइड करनी है उसके बारे में कुछ बात जो है वो यहां पे है। देखो मैसेज डिजाइन के लिए जो बात आप बोलना चाहते हैं, जो नॉलेज आप भेजना चाहते हैं या आप पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने कुछ ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहला क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, जो भी चीज आप पढ़ाएं तो उसके बारे में आप क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और आपके जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए। उसके लिए आप स्मार्ट जो क्राइटेरिया उसको आप यूज करेंगे। स्मार्ट क्राइटेरिया जो वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्पेसिफिक, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव वो कैसा स्पेसिफिक हो, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम हो। तो ये स्मार्ट जो है ये एक्रोनिम जो है इसको आपको पढ़ के जाना। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म जो है वो क्या, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया क्लासरूम के अंदर जाने के लिए ना, जैसे आप क्लासरूम में जाओगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मुझे बच्चों के जो है वो 100% मार्क्स लेके आने हैं, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका जेआरएफ है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसा होना चाहिए, पहला तो स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी स्टूडेंट्स के मतलब जेआरएफ चाहिए, तो मैं ये चाहता हूं सभी बच्चों के कम से कम 80% मार्क्स है, तो स्पेसिफिक है। दूसरा मेजरेबल है, इसको नाप भी सकते हैं। तीसरा अचीवेबल भी है, यस आते भी हैं मार्क्स, रियलिस्टिक भी है एंड टाइम फ्रेम है। और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो अभी जून में पेपर होगा, जून 2023 में जो पेपर होगा उसमें मेरे जितने भी स्टूडेंट सबका 80% आए। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए स्मार्ट क्राइटेरिया, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल है, फिर अचीवेबल भी और रियलिस्टिक भी, और दूसरा जो है टी से जो है वो क्या हो गया, टाइम फ्रेम दो, ठीक है। दूसरा रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, कंटेंट जो वो इस तरीके का मुझे आप प्रोवाइड करना है। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इस तरीके का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए। तो बोलते हैं कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव। फिर प्रॉपर्ली सीक्वेंस, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो प्रॉपर्ली क्या हो, सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हो। देखो अब आपको मैं कभी कुछ पढ़ा दूं कभी कुछ पढ़ा दूं तो उससे बात नहीं बनेगा। तो आपको अब देखो हमने पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिर चैप्टर 8 पे, क्योंकि वो क्या है बेसिकली लिंकेज में है। तो जितना लिंकेज के अंदर आप पढ़ाओगे उतनी चीजें ज्यादा जो है वो क्या रहती हैं, याद भी रहती हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली सीक्वेंस हो। अब प्रॉपर्ली सीक्वेंस के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो ये बोलते हैं इट शुड बी सीन दैट द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुश्किल चीज पहले आसान चीज हो, धीरे धीरे बच्चा उसको ग्रैब करे, अपना बेस प्रिपेयर करे, देन फिर कॉम्प्लेक्स बातें आप उसको बताएंगे। इजी टू से डिफिकल्ट होना चाहिए, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, नोन से अननोन एंड ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग मेथड पे आप जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने पूरे कंटेंट मैटर को जो है वो डेवलप करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और नॉलेज अपने इंपार्ट करेंगे। फिर यूज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडर
टू द लर्नर। जब भी आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी लैंग्वेज का सहारा लेना जिससे जो बच्चे जिससे यूज्ड हो। अब आप जो है मान लो बच्चा हिंदी मीडियम का और आप उसको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दो, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जब कभी भी आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें तो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो लैंग्वेज का आप सहारा लेंगे वो कैसी हो, वो कॉम्प्रिहेंडेबल होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंडेबल का मतलब यहां पे क्या कि बच्चा उससे जो है वो क्या हो, यूज्ड टू हो, उसको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज शुड बी सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर। टेक्निकल जार्गन्स का आप सहारा ना लें, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज का आप सहारा मत लीजिएगा। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल, जब भी आप पढ़ाएंगे तो एप्रोप्रिएट सिंबल का जो है जो स्टैंडर्डाइज नेचर जो सिंबल्स है उनका आप क्या लेंगे, सहारा लेंगे। सिंबल यूज इन द मैसेज शुड बी टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए एंड स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ठीक है। फिर इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज, अब ये भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम पे आप लोग जो है वो क्या करते रहेंगे, टेस्ट आप लेते रहिएगा। द एक्सरसाइज सिलेक्टेड शुड बी वेरी डिफिकल्ट लेवल and should involve the learner meaningfully, ठीक है जी। फिर मेक जनरस यूज ऑफ द एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल, आपको जब भी आप पढ़ाएंगे तो प्रॉपर जो है एग्जांपल्स और जो भी आप कंटेंट मैटर तैयार करें तो उसके अंदर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स का सहारा आपको हमेशा लेके चलिए। थ्योरी भी करवानी चाहिए और साथ में एग्जांपल भी, और एग्जांपल जितना कोशिश करें आप डेली लाइफ का एग्जांपल अगर लेके चलेंगे तो बच्चों को चीजें ज्यादा समझ में आएंगे। एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क शुड बी यूज्ड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, उससे पता भी चलेगा ये जो मैटर आप पढ़ रहे हैं ये कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इन डिफरेंट सेटिंग एंड दस इट एंश्योर करेगा ग्रेटर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द लर्न मटेरियल। इसके बाद कुछ अब यहां पे आएंगे प्रिंसिपल फॉर इंस्ट्रक्शनल मेथड के रिगार्डिंग। अब देखो आपने टीचर ने अपनी नॉलेज इंपार्ट करनी है तो टीचर में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। फिर हमने देख लिया जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अब आप अपने इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कैसे करेंगे, उसके लिए आप किसी ना किसी जो है वो मेथड का कुछ ना कुछ मीडिया का सहारा लोगे। यस और नो? यस सर, कुछ मीडिया का सहारा लेंगे। आप ये तो ओरली करवाओगे, फेस टू फेस पढ़ाओगे या आप लिख करके बताओगे। अब आप किस मीडिया का आप सहारा लेने वाले हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला, सिलेक्ट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड। जब कभी भी आप मीडिया का सहारा लें तो आप ये देख लेना वो मीडिया ऐसा हो जो कंटेंट आप प्रोवाइड करें उसके लिए एकदम क्या हो, रेलिवेंट हो। टेक्निकल चीजें अगर समझानी है तो उसके लिए सिर्फ ओरली बता के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बताने हैं तो ओरली पढ़ा के काम चल जाएगा, प्रैक्टिकल उसका शो करने का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने कोई चीज की प्रैक्टिस करवानी है तो सिर्फ थ्योरेटिकली काम करके काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली यहां पे जो है वो बात क्या निकल के आ रही है कि जिस मीडिया का सहारा लेने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, आपके कंटेंट मैटर के हिसाब से बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बोलते हैं द मेथड एंड मीडिया शुड बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड कंटेक्स्ट एंड शुड बी एप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द लेवल ऑफ लर्नर, लर्नर के हिसाब से होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड टीचिंग, ये जो यूनिट है ये हम टीचिंग वाले में कॉन्सेप्ट में हम कवर करेंगे। अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मीडिया, जिस मीडिया का सहारा लेके आप अपनी नॉलेज इंपार्ट करने वाले हैं वो मीडिया कैसा हो, रेलिवेंट हो और बढ़िया मेथड का आप लोग सहारा लेंगे जिससे स्टूडेंट जो है वो क्या हो, यूज टू हो। दूसरा, यूज वैरायटी ऑफ मेथड मीडिया, कभी भी एक ही मेथड के ऊपर स्टिक नहीं रहना चाहिए। आपको अलग अलग चीजों के ऊपर जो है मतलब आपको अलग अलग चीजों का सहारा लेना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पर पढ़ानी है तो ओरली आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपने जो है वो कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट का तो आप रिटन जो मीडिया है उनका सहारा ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, और फिर बच्चों में भी थोड़े से ये होता है, कुछ बच्चे जो थोड़े से ज्यादा होशियार होते हैं तो उनको ना आप थोड़ा सा भी हिंट दे दोगे, बोल दोगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, उनको चीजें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के आपको मीडिया को भी अलग तरीके से यूज करना चाहिए। इन ऑर्डर टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, अमंग लर्नर एंड टू अवॉइड मोनोटोनी, और फिर बच्चों में उबाऊपन भी ना आ जाए। ए वैरायटी ऑफ मेथड एंड मीडिया शुड बी यूज्ड बाय द टीचर। फिर यूज गुड क्वालिटी मीडिया, हमेशा ऐसा मतलब जिस मीडिया का आप सहारा लेंगे वो कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब विजिबिलिटी देखने में बिल्कुल सही हो, मतलब जो भी ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हैं या जैसे अब हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इस तरीके से लेजिबल हो, मतलब आप इजीली उसको रीड कर पाए। फिनिश नेचर का हो, कलर्स एंड प्रिंटिंग शुड बी जज बिफोर इट्स यूज। तो जिस मीडिया का आप सहारा ले रहे हैं नॉलेज को इंपार्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वो बिल्कुल उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। फिर इंटीग्रेट मीडिया एंड टीचिंग लर्निंग, और आप क्या करेंगे, कभी भी मीडिया को जो है वो आइसोलेशन में नहीं लेके आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि टीचिंग के लिए मीडिया अलग है और लर्निंग का अलग नहीं, आप हमेशा उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, उसको जोड़ के चलोगे। बोलते हैं मीडिया शुड नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ ए वीडियो फिल्म इज बीइंग यूज्ड एट द एंड ऑफ द लेसन टू रीइंफोर्स व्हाट हैव बीन टॉट इन द क्लास, देन इट शुड ईदर बी फॉलोड बाय डिस्कशन और सम क्विक असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, आप टीचिंग और लर्निंग में जो आप मीडिया का सहारा ले उनको हमेशा क्या करोगे, इंटीग्रेट जोड़ के चलोगे। आगे
अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में होने चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिस एनवायरनमेंट में आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई है, ये सब होनी चाहिए। पहला, क्लासेस जो है वो कभी ओवरक्राउडेड ना हो, मतलब क्लास के अंदर जो है वो ज्यादा बच्चे नहीं हो, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं इट रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू मैनेज ए बिग क्लास एंड पे अटेंशन टू ईच लर्नर व्हिच इज द मेन रीजन दैट द स्टूडेंट टीचर रेशियो इज प्रिस्क्राइब्ड बाय वेरियस रेगुलेटरी बॉडी। बिल्कुल। फिर एंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, बच्चों के बैठने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल डिस्टेंस शुड बी मेंटेन होना चाहिए बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एंड अमंग स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद द टीचर एंड अदर स्टूडेंट। हर बच्चा इतना एबल हो कि अगर टीचर से इंटरेक्शन करना है तो वो इजीली कर पाए। फर्नीचर शुड बी कंफर्टेबल एंड प्रॉपर कंडीशन में। इन एडिशन देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर बिल्ड रैपर विद द स्टूडेंट, आप हमेशा जो है वो एक तालमेल बना के रखेंगे, किसके साथ में, बच्चों के साथ में। ए टीचर शुड नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास बाय नेम, नाम से आप उनको जाने, एंड बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। ही और शी शुड ट्राई टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट की आपने क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ही और शी शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स के बारे में। आगे, एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, आपको हमेशा जो है बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना जो है वो क्या करनी, डेवलप करनी चाहिए, जिससे हर बच्चा अपने पूरी पोटेंशियल का जो है वो क्या करेगा, यूज करेगा। तो बोलते हैं दिस कैन बी अचीव बाय असाइनिंग ग्रुप एक्टिविटी, आप ग्रुप को एक एक्टिविटी देंगे और बोलेंगे, अलग अलग ग्रुप आपने बना दिए, हर ग्रुप को एक कुछ काम सौंपेंगे और बोलेंगे जो ग्रुप सबसे पहले एक काम को इफेक्टिव तरीके से करके लाएगा उसको क्या मिलेगा, प्राइज मनी मिलेगा। तो ऐसा करके आप क्या करोगे, उनके बीच में कंपटीशन की भावना डेवलप करोगे, जिससे जो है वो क्या होगा, वो अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। फिर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए दोनों तरफ से, स्टूडेंट अगर कोई बात पूछना है स्टूडेंट भी पूछ रहा है, और टीचर अगर मान लो क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो तो वो भी कर पाए। फिर एनकरेज करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को, नए नए आइडियाज टेक्निक का आपको हमेशा जो है वो यूज करते रहना चाहिए। ए टीचर शुड एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू आइडिया एंड टेक्निक बाय द स्टूडेंट। क्रिएटिविटी को एनकरेज करना चाहिए रादर देन कब, तो कभी भी उसको रोकना नहीं है। अगर स्टूडेंट कोई नई चीज लेके आ रहा है तो आपको हमेशा उसको वेलकम करना चाहिए। प्रॉब्लम हैविंग मोर देन वन सॉल्यूशन नीड टू बी पोज इन द क्लास, ठीक है। तो एक कोई समस्या उसको एक से ज्यादा तरीके से सुलझा सकता है, तो उसके बारे में आपको हमेशा चर्चा करनी चाहिए। प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, हमेशा जो आपको लोग बच्चों को जो है वो क्या करना है, मोटिवेट करना, उनको रीइंफोर्स करते चलिएगा। ए टीचर शुड मोटिवेट द डिजायर्ड कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ लर्नर थ्रू प्रेज, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड उनको प्रोवाइड कर, सोशल रिकॉग्निशन, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, जो भी आप एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप कम्युनिकेशन करेंगे वो कभी भी ऐसा डरा हुआ ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है बात करते हुए डर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी फियर ऑफ पनिशमेंट। Prior information regarding schedule of activity, test, assignment should be provided to learner in order to avoid any unnecessary anxiety on the part of the learner. अगर टेस्ट लेने तो सरप्राइज टेस्ट जैसा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चा पहले से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आए। हाँ, तुम्हारे मन में चला होगा सर अगर सरप्राइज टेस्ट ना होता, पहले से बता दिया तो सर हम पर्ची बना के आएंगे, तो पर्ची नहीं बनाना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर पहले से बता दिया, एडवांस बता दिया, तो बच्चा जो है उसके लिए प्रिपेयर करके आएगा। तो उससे क्या होगा, एंजाइटी का माहौल कभी भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भाई कल टेस्ट है और मुझे उसके लिए प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। लो जी, अब आता है कुछ इंपोर्टेंट टर्म। सबसे पहले सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है? सिंक्रोनस मीडिया एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर दोनों पार्टी का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। जिस टाइम पे सेंडर अपने मैसेज को भेज रहा हो, रिसीवर उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो, फेस टू फेस, और चाहे वो टेलीफोनिकली हो। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंक्रोनस मीडिया। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे डायरेक्टली अगर क्या कर रहा हूं, लाइव चैट कर रहा हूं, तो वहां पे आपका और मेरा दोनों का होना क्या है, जरूरी है। चाहे हम फेस टू फेस हैं, चाहे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, और चाहे हम लोग जो है वो क्या मोबाइल पे चैट कर रहे हैं, कंप्यूटर पे चैट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मीडिया। और एक होता है असिंक्रोनस, जहां पे सेंडर और रिसीवर का सेम टाइम पे जो है वो होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको मैसेज भेज के और छोड़ दिया, आप जब भी आप मान लो 1 घंटे बाद आपने सीन किया, तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मीडिया। तो सिंक्रोनस का मतलब द कम्युनिकेशन मीडियम दैट रिक्वायर बोथ द पार्टी आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द सेम स्पेस। मतलब मीडिया दैट टेक प्लेस इन रियल टाइम, जो मीडिया टेक प्लेस किया जाता है रियल टाइम पे, लाइक लाइव टेलीविजन और रेडियो, एंड दैट रिक्वायर द ऑडियंस टू बी प्रेजेंट व्हेन द मीडिया इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड और परफॉर्म, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मीडिया। एक होता है असिंक्रोनस, जिसके अंदर जो है मतलब दोनों पार्टीज का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। बोले तो मीडिया दैट डज नॉट रिक्वायर द ऑडियंस टू असेंबल एट द गिवन टाइम इन ऑर्डर टू यूज इट, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मीडिया। एग्जांपल जैसे प्रिंटेड मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया,
या ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो यहां पे मैंने अब रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टूडियो में बैठ के, आज संडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये आपको मैं शाम को ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा एप्लीकेशन पे। तो क्या आपका जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या आपका प्रेजेंट होना मेरे सामने जरूरी है? नो, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मीडिया। एक होता है टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट क्या होता है? जब ना ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, आपको लास्ट क्लास में मैंने नैरो कास्टिंग बताया था और एक ब्रॉडकास्टिंग। जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया, हमारी वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, दे आर द ब्रॉडकास्टिंग, ये सभी जनता के लिए फ्री है। और एक होता है नैरो कास्टिंग, हमारी वीडियोस जो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल है। अब वो सारे बच्चे तो नहीं देख सकते हैं, जिसने प्रीमियम लिया या जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सिर्फ वही देख सकता है, तो इसको बोलते हैं नैरो कास्टिंग। अब टाइम शिफ्ट क्या होता है? जिस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था, यहां टाइम शिफ्ट वर्ड जो है वो नैरो कास्टिंग में जनरली हम यूज नहीं करते हैं। ये वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? ब्रॉडकास्टिंग में। जिस टाइम पे ब्रॉडकास्ट लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था, लाइव मैच चल रहा था, और आपने उस लाइव मैच को जो है वो क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, और आप उसको बाद में देखोगे जब वो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टाइम शिफ्ट। क्या बोलते हैं? टाइम शिफ्ट। द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो और वीडियो इवेंट यूजुअली बाय द ऑडियंस टू बी वॉच लेटर एट द टाइम अदर देन व्हेन इट इज ओरिजिनली ब्रॉडकास्टिंग। ध्यान देना, किसके कब देखोगे? जब अदर देन व्हेन इट इज ओरिजिनली ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ये है कि जिस टाइम पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है उसके अलावा किसी टाइम पे मैं देखूंगा, और उसके लिए अगर मैं क्या कर लूं? उसको रिकॉर्ड कर लूं, दैट इज नोन एज टाइम शिफ्ट। जैसे हमने वीसीआर लगा दिया, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर लगा दिया, जो रिकॉर्ड करेगा किसको? हमारे फेवरेट प्रोग्राम को। इट इज एन एग्जांपल द टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग समझ ना, टाइम शिफ्टिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जब आप कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, उसको जो है वो आप क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो, और उसको आप बाद में सुनोगे, बाद में उसको देखोगे, दैट इज अ टाइम शिफ्टिंग। एक होता है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या है? आप ध्यान देना, सर्विलेंस एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इसका जनरली मास कम्युनिकेशन में हम लोग जो है या मास मीडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी पंजाब के अंदर थोड़े से हालात जो है वो अब तो फिर भी स्टेबल हो गए। अभी बीच में वो अमृतपाल वाला कुछ केस हुआ, तो अब मीडिया जो है वो लाइव कवरेज कर रहा है। कोई इवेंट हैपन हो चुका है या अभी हो रहा है, उस चीज को जब हम लाइव जो है वो क्या करते हैं? शो करते हैं, दैट इज नोन एज सर्विलेंस। जैसे बोलते हैं ना, आज की ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमें खबर मिली है तो कि वहां पर जो है वो ये हो रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि रूस के रक्षा मंत्री जो है वो हिसार बोल रहा, मतलब इंडिया के अंदर आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सर्विलेंस। क्या बोलते हैं? सर्विलेंस। जो वर्ल्ड में चल रहा है, ध्यान देना, जो वर्ल्ड में चल रहा है उसे लाइव या होने के बाद क्या करना? शो करना, दैट इज नोन एज सर्विलेंस। प्राइमरी द फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का, वो क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, इशू, इवेंट एंड अदर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या चला उसके बारे में जो है मास कम्युनिकेशन के जरिए हम जनता को जो है वो क्या करते हैं? जागरूक करने का काम करते हैं, और इस पूरे एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? सर्विलेंस। क्या बोलते हैं? सर्विलेंस। एक वर्ड होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जो है वो क्या है? कन्वर्जेंस एक जो है, जैसे आपका मोबाइल फोन, अब ये देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास में ये मोबाइल फोन है, ठीक है, अब इस मोबाइल फोन के अंदर मेरे पास क्या क्या फीचर है, मुझे ये बताओ। क्या इस मोबाइल फोन में कंप्यूटिंग का फीचर है? ये बताओ सर। कंप्यूटिंग मतलब क्या इसमें कैलकुलेट कर सकता हूं चीजों को? यस सर, कैलकुलेटर है। क्या इसमें टेलीकम्युनिकेशन कर सकता हूं? क्या मैं फोन कर सकता हूं आपको? यस सर, कर सकते हो। क्या इसमें मैं मीडिया का डिजिटल एनवायरनमेंट को भी देख सकता हूं? क्या मैं यूट्यूब देख सकता हूं? यस। क्या मैं स्नैपचैट का यूज कर सकता हूं? यस। क्या मैं व्हाट्सएप चला सकता हूं? यस। अब ये क्या हुआ? एक ही चीज के अंदर ये सब आ गया। ये जो मोबाइल है, दिस इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस। ये कंप्यूटिंग डिवाइस भी है, ये टेलीकम्युनिकेटिंग डिवाइस भी है, और साथ में ये एक मीडिया डिवाइस भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस होना। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस हो गया। तो क्या बोलते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड द डिजिटल एनवायरनमेंट। कन्वर्जेंस एंड द चेंजेस दैट इज ए ब्रिंगिंग आर फंडामेंटली चेंजिंग मेनी एस्पेक्ट ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। कन्वर्जेंस में हम क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लाइक फीचर फिल्म्स हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, टीवी, रेडियो, लाइव एक्सपीरियंस, थीम पार्क, गेम, इंटरनेट, अलोंग विद पोर्टेबल एंड इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी थ्रू वेरियस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस हो गया, मतलब चेंज हो गया टेक्निक के अंदर। आ जाओ, अब 10 कमांडेड कौन कौन से कम्युनिकेशन के, ये भी ध्यान रखना, कौन कौन से डिवाइन रूल्स है जिनको अपने को ऑब्जर्व करना है जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो उसके बारे में, किस बात के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए आइडिया को पूरी तरह से पहले क्या कर देंगे? क्लैरिफाई करेंगे, बताएंगे भाई किस रिस्पेक्ट में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दूसरा, एग्जामिन द ट्रू पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको बताना चाहिए कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। फिर टेक द एंटायर एनवायरमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। जब कभी भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो पूरा एंटायर एनवायरमेंट जो है, जिस एनवायरमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर व्हेन वैल्यूएबल, आपको एडवाइस टाइम टू टाइम पे लेना चाहिए जब आप प्लानिंग करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। बी केयरफुल फॉर द ओवरटोन, ठीक है, एंड बेसिक कंटेंट ऑफ द मैसेज, उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना कभी भी उसको जो है वो ओवरटोन तरीके से जो है वो शो नहीं करना है।
लैंग्वेज के बारे में एकदम क्रिस्प एंड बी क्लियर, ठीक है। मतलब हमेशा जो ताजी जो है वो नई नई चीजों को जो है वो नई लैंग्वेज का आपको जो रिसेंट में भी चल रहा है उसका सहारा लेना चाहिए। फॉलो अप लें, हमेशा कम्युनिकेशन का फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। कम्युनिकेट विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट इन माइंड, हमेशा फ्यूचर को आज को ध्यान में रख के कम्युनिकेट करें। बी ए गुड लिसनर, कम्युनिकेट अगर आपने करना है तो उसके लिए आपका मतलब एक अच्छा वक्ता के साथ में अच्छा श्रोता होना भी जो है वो क्या है जरूरी है। एंड एग्जिबिट करेंगे क्या कांग्रेंसी, हमेशा जब भी आप कम्युनिकेट करें तो हमेशा एक हार्मनी का माहौल होना चाहिए, हमेशा दूसरे की बात के साथ भी जो है वो क्या करेंगे एग्री। कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप लोगों के साथ झगड़ते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन दीज आर द 10 कमांडेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये डिवाइन रूल्स है जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो इन सब चीजों को जो है वो आप लेके अपने कम्युनिकेशन में। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक जो है वो डेट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जो है वो क्या होता है, विवरण करना, डिस्क्राइब करना। अब समझना इसको क्या है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ना स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है टीचर से, ठीक है, और टीचर जो है उसको ना पहले अपने शब्दों में लेके आता है, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है कि 2+6 सर उनका एडिशन सर कितना होगा सर, उसने ऐसे पूछा। अब टीचर बोला अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 2+6 कितना होगा, दिस इज अ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब आपसे सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को जब आप अपने शब्दों में बयान करते हो, पहले क्वेश्चन को अपने शब्दों में बयान करना ताकि रिस्पॉन्स एकदम इफेक्टिव निकले, दिस इज नोन एज अ पैराफ्रेजिंग। क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप घर पे बैठे हो, ओके, घर पे बैठे बैठे जो है वो आपके फादर साहब ने या आपकी मदर ने आपको ये बोला, अरे यार बहुत प्यास लग रही है यार, एक काम करो यार एक ठंडा गिलास पानी तो लेके आओ यार, ठीक है। अब आपने अपने घर वालों को ये बोला, अच्छा आपको प्यास लग रही है तो एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ, अभी लाया। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना। पैराफ्रेजिंग का मतलब जो बात आपसे पूछी गई है, जो बात आपको बताएगी, आप उसको पहले अपने शब्दों में लेके आ रहे हो, ठीक है, दिस इज द पैराफ्रेजिंग। तो अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए पैराफ्रेजिंग जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो पैराफ्रेजिंग के अंदर बेसिकली क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड करता है किस पे। अभी ये कहां आ गया, पैराफ्रेजिंग कहां पे, लो पैराफ्रेजिंग एक स्किल है जो एब्सोल्युटली क्या है, जरूरी है फॉर गुड लिसनिंग के लिए। अच्छे तरीके से अगर हमने देखो, मैंने आपको बताया था आई थिंक 3rd या 4th वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। हियरिंग एक फिजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर सिर्फ आप जो है वो सुनने का काम करते हो, और लिसनिंग जो है वो क्या होता है, सुन के उस चीज को क्या करना, समझना, और समझ के उसके ऊपर आर्गू करके फिर उसको अपने बिहेवियर में लेके आना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिसनिंग। उसके 5 मैंने आपको जो स्टेप भी बताए थे, है ना। तो बोलते हैं पैराफ्रेजिंग बहुत जरूरी है लिसनिंग के लिए, चीजों को समझने के लिए पैराफ्रेजिंग करना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। इट मींस स्टार्ट स्टेटिंग का मतलब बताना, बयां करना इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज जस्ट बीन सेड, जो चीज अभी बोली गई उसको अपने शब्दों के अंदर जो है वो क्या करना, बयां करना, दिस इज नोन एज अ पैराफ्रेजिंग। अक्सर ऐसा होता है जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे, जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जो मैंने पढ़ाया बच्चे उसको जो है वो अपने लैंग्वेज के अंदर जो है उस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो क्या, पैराफ्रेजिंग है। तो कि समझने के लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो इस तरीके से, तो ये सब जो है वो क्या, पैराफ्रेजिंग। तो अपनी जो बात टीचर ने बोली है उसको समझ, टीचर की बात को समझने के लिए टीचर की उस बात को अपने शब्दों में क्या करना, बयां करना, दिस इज अ पैराफ्रेजिंग। इट गिव्स द स्पीकर द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट मैसेज ही और शी इज गेटिंग अक्रॉस टू यू, ही और शी कैन देन मेक एनी करेक्शन नीडेड। और वहां पे जब आप पैराफ्रेजिंग करोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट क्या समझ रहा है, और अगर कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो टीचर उसको करेक्ट भी करवा देगा। टू बिगिन पैराफ्रेजिंग यू माइट स्टार्ट बाय सेइंग व्हाट आई हियर यू सेइंग इज, भाई मैं जो आप जो बोल रहे हैं मैं वो सुन रहा हूं, या इट साउंड्स लाइक, ऐसा लगता है, या लेट मी सी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, कि एक बार मैं चेक करता हूं कि क्या मैं आपको समझ पा रहा हूं इस तरीके से। तो ये सब जो है वो क्या, पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। एडवांटेज क्या है पैराफ्रेजिंग की, पहला ये हेल्प करता है स्टूडेंट को जानने में, जो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया उस चीज को समझने में कि स्टूडेंट ने उसको कैसे अंडरस्टूड किया, उसको देखने में जो है वो हेल्प करता है। दूसरा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो अराइज होने से क्या करता है, बचाता है। ये हेल्प करता है अवॉइड इंपल्सिव और एंग्री रिएक्शन से बचाएगा। ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉम डिस्ट्रैक्टेड इजीली, कि आप डिस्ट्रैक्शन आपका कभी भी क्रिएट ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप पैराफ्रेजिंग करोगे, आप अपने शब्दों में चीजों को लिख रहे होगे तो टीचर सामने होगा, तो आपको वहीं, अगर आप गलत होगे तो आपको टोक देगा, जिससे जो है वो क्या होगा, आप कभी भी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और ये हेल्प करेगा रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड फ्रीक्वेंटली। तो ये सब चीजों में पैराफ्रेजिंग जो है वो क्या करता है, मदद करता है। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब अपने शब्दों के अंदर जो बात आपको बोली गई है, जो बात आपसे पूछी गई है, उसको अपने शब्दों में क्या करना, बयां करना, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैराफ्रेजिंग।
ओके जी सर। लो जी, ये आज का टॉपिक था। बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ने थे, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स थी, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, टाइम शिफ्ट हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, सर्विलेंस हो गया, ये सब हमने पढ़ लिया। और साथ में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया पैराफ्रेजिंग का। ओके, तो आज एक बार क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2023 या दिसंबर 2023 के लिए, तो हमारा ऑनलाइन बैच है, अगर आप चाहें तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।